Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, I am going to cover applications of AI में आपका C और D पार्ट दो एप्लीकेशंस इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और रोबोटिक्स पर बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर थोड़ा हिंदी में बताएं क्योंकि ये टॉपिक समझ से थोड़ा परे हैं, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी इन दिस टॉपिक्स. So let us begin. What is immersive experience? Immersive experience pulls a person into a new augmented reality, enhancing everyday life by making it more engaging and satisfying via technology. टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों को एक नई दुनिया में ले जाना। नई दुनिया में ले जाने का मतलब वर्चुअली भी आप जा सकते हैं और आप ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू भी जा सकते हैं। दे ऑफन यूज वन और मोर टेक्नोलॉजीज लिंक टुगेदर जस्ट टू फील। आपको फील करने के लिए, आपको रियलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड से अलग वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू रियल वर्ल्ड का आपको आभास कराया जाए, आपको रियलाइज कराया जाए। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस अलाउज अस टू विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय सिमुलेटिंग आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें ऐसे रियल वर्ल्ड का फील कराया जाता है, विजुअलाइज कराया जाता है, फील कराया जाता है। रिएक्शन हमारे उसी तरह के होते हैं, रिएक्ट करते हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ आपके जो विजुअल है और जो साउंड है उसके थ्रू ये किया जाता है कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का आभास हो सके। इट एनहांसेस आवर इंटरेक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेकिंग देम मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग। मतलब आप उसमें अथाह डूब जाते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब आपका होता है अथाह अनुभव। सो आप उसमें डूब जाते हैं और आपको लगता है कि यू आर फीलिंग रियल वर्ल्ड। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। अब सवाल आता है कि वर्चुअल रियलिटी क्या है और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। इनके माध्यम से हम लोग कैसे इमर्सिव एक्सपीरियंस उसका जो है अथाह अनुभव ले सकते हैं, कैसे हम फील कर सकते हैं कि वी आर इन द रियल वर्ल्ड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड अदर डिवाइसेस, साउंड्स एक्सेट्रा, साउंड्स एंड विजुअल्स। तो आइए चलते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या है? इट इज ए 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। द यूज़र, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। आपके 11th क्लास में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस पूछा जा सकता है। कौन कौन सी डिवाइसेस इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, इसकी क्या एडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशन है, यहीं तक ये टॉपिक आपकी क्लास 11th में सीमित है। तो हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि इसे आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको रीड ना करके आपको हिंदी में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्चुअल रियलिटी क्या है? इंसानों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आभासी दुनिया, आभासी का मतलब होता है कि जो आप इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड का रियल एक्सपीरियंस कराना ही जो है वो वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। इसके दौरान आप 3D ग्राफिक्स तथा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की वास्तविक वातावरण तैयार किया जाता है, रियल एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है, जिससे वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट की हेल्प से आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो इस इमेजिनरी ट्रुथ को, इस आभासी सच्चाई को हमारा दिमाग 5 इंद्रियों में से ज़्यादातर आवाज़ और जो साउंड है और विजुअल्स के माध्यम से कराया जाता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू रियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, स्टीरियो साउंड वगैरह लगा करके, और विजुअल्स तैयार कर दिए जाते हैं। तो हमें लगता है कि वी आर रियली फीलिंग दैट, ताकि जो हमारा दिमाग है वो इमेजनरी
वर्ल्ड का रियल एक्सपीरियंस कर सके। जैसे आप किसी पेंटिंग, मूवी या बुक्स के किसी हिस्से में एक्सप्लेनेशन दी है, आप वहाँ पर विजुअल्स भी दिए हैं, तो उसमें आप लगता है कि आप उसमें शामिल हैं उस जगह पर, उस घटना में। लेकिन सच्चाई तो आप जानते ही हैं कि आप उसमें शामिल नहीं हैं, दैट इज इमेजिनरी ओनली। तो जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें इंसान फिजिकली और मेंटली उससे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे वो महसूस करता है, उसमें चल फिर सकता है और उसमें मौजूद जो आइटम्स हैं उसे देख भी सकता है, छू सकता है। तो वर्चुअल इक्विपमेंट को उतारने के बाद इसको इसको सारा कुछ आप जो है वर्चुअल इक्विपमेंट पहन करके करते हैं, और उसको उतारने के बाद तुरंत आप रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। कई तरह से वर्चुअल रियलिटी कई तरह की हो सकती है, फुली इमर्सिव, सेमी इमर्सिव, नॉन इमर्सिव। तो ये कई तरह की वर्चुअल रियलिटी हो सकती है। इसका एक्सपीरियंस कई तरह से हो सकता है, और तमाम टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके हम लोग इस एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं। कौन कौन से अ, उपकरण हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं इसको फील करने के लिए वर्चुअल रियलिटी। आप वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर निर्मित आभासी दुनिया है जिसे कुछ खास वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट्स के माध्यम से आप फील कर सकते हैं। और इन खास इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमारा जो दिमाग है वो इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल मानकर उसका एक्सपीरियंस कर पाता है। तो कौन कौन से इसमें एचएमडीज हैं, आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे एचएमडीज, इसका मतलब हेड माउंटेड डिस्प्लेस। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, एक मोटर बाइक के हेलमेट की तरह होता है, जिसमें दो छोटी छोटी स्क्रीन के साथ स्टीरियो स्पीकर लगे रहते हैं और बाहरी रोशनी को अंदर आने से रोकने का पूरा उसमें अरेंजमेंट होता है। दोनों स्क्रीन जो है वो 3D इमेज बनाती हैं, जो यूज़र के मूवमेंट के हिसाब से अपने अपने आकार को, अपने रूप को बदलने में आई मीन कैपेबल होती हैं। तो जो ये एचएमडीज में बिल्ट इन एक्सलरोमीटर या पॉजिटिव सेंसर लगे होते हैं, या पोजीशन सेंसर लगे होते हैं, जो सिर की को हिलाने से या सिर की हलचल को ऑटोमेटिकली कैच कर लेते हैं, और आभासी वातावरण को इसी अनुसार आपके फेवर में होने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आप एचएमडीज के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं, एचएमडीज का हेड माउंटेड डिस्प्लेस, इसके माध्यम से आप वर्चुअल रियलिटी को फील कर सकते हैं। इमर्सिव रूम, एचएमडी के अलावा एक इमेजिनरी रूम रेडी कर लेते हैं जिसकी दीवारें आंशिक पारदर्शी होती हैं, मतलब ट्रांसलूसेंट होती हैं, जिसके पीछे जो है 3D ग्राफिक्स प्रोजेक्टर लगा करके यहाँ पर यूज़र को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं रहती है, मगर एक 3D चश्मा ज़रूर पहनना पड़ता है। फ्लाइट सिमुलेशन में इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कोई डाटा ग्लव्स इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसकी मदद से यूज़र को रियल अनुभव कराने के लिए, रियल एक्सपीरियंस कराने में आवश्यक डेटा की मदद मिलती है। डेटा ग्लव जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसको हाथ में पहना दिया जाता है, जो जिसमें सेंसर लगे होते हैं, और जैसे यूज़र किसी चीज़ पर अपनी उंगली रखता है या उसे छूता है या उस पर प्रेशर डालता है, तो इसके बेसिस पर उसमें इनपुट आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो यूज़र है उसको रियल ऑब्जेक्ट का अनुभव होता है। इस डिवाइस में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का भी इस्तेमाल होता है, जिससे डाटा जो है फटाफट आपके ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जो सेंस ऑर्गन्स हैं। डेटा क्लिप के अलावा जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पैड्स हैं, बॉडी सूट्स, ये सभी उपकरणों का, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल इसमें होता है। इनके अलावा वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है वास्तविकता रियल इंस्ट्रूमेंट भी बदलते रहते हैं, जिनका काम इनपुट लेना, आउटपुट देना और डेटा जो आपका है उसे प्रोसेस करना। ये सारा आपका जो है वर्चुअल रियलिटी में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है। कॉमन वीआर डिवाइसेस में लिखा पॉपुलर डे, ऑक्यूलस रिफ्ट, एच टी सी वाइव,
HTC Vive, Gear VR, PlayStation VR, ये सभी कॉमन डिवाइसेज हैं जिसको आप पहन करके रियल वर्ल्ड का अनुभव करते हैं वर्चुअली। ये VR एक्सपीरियंस के लिए VR हेडसेट और VR ग्लव्स मैंने आपको बता ही दिया। अब इनका जो एप्लीकेशन है वर्चुअल रियलिटी का कहाँ-कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देख रहे हैं वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस गेमिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मेडिकल प्रोसीजर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सभी एरियाज में वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल होता आ रहा है और हम 20-30 सालों से वैज्ञानिक, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, ये सभी जो है वर्चुअल रियलिटी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इनका जो सपना है अनुभव करने का या मनोरंजन देने वाली जो टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हम रियल वर्ल्ड की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी करते हैं और पिछले 20-30 सालों से वैज्ञानिक, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट ये सब वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो कौन कौन से एरियाज हैं वीआर का यूज़, इसे हम शॉर्ट में वीआर कहते हैं। वीआर एजुकेशन में, मेडिकल में, डिफेंस में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, एंटरटेनमेंट में इसका सबका इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए कि एजुकेशन में क्या है, इस टेक्नोलॉजी से एजुकेशन में जो कठिन है, जटिल, जोखिम भरी जो एजुकेशन है उसको सिखाने में, इसका जो फ्लाइट सिमुलेशन के रूप में मानव शरीर की जटिल संरचना है, हार्ट का पंपिंग कैसे होता है, लंग्स क्या है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं, किसी पहाड़ की चढ़ाई का जो ट्रेनिंग देना है, हवाई जहाज से छलांग लगाना, पैराशूट की मदद से उड़ना, तैराकी सीखना, ड्राइविंग आदि, ये सब जो ट्रेनिंग है ये सब वीआर की मदद से काफ़ी इजी हो चुकी हैं। अगर मैं इसे वीआर का यूज़ मेडिकल साइंसेस में करें तो जैसे ऑपरेशन करना, मस्तिष्क की कोई बारीक और जटिल सर्जरी जो है उसका बिहेवियरल ट्रेनिंग लेना, जैसे कि जानलेवा खर्चीले मेडिकल कार्यों का शिक्षण है, मतलब जो इमेजनरी ऑपरेशंस करना, ठीक है, और कई जगह कई पार्ट्स में जो है ऑपरेशन करने के लिए रोबोटिक आर्म्स या स्मॉल रोबोट्स का इस्तेमाल होता है, उसको भेजना। मेंटल डिसऑर्डर पर भी इसका जो यूज़ करने में इस पर जो है रिसर्च कंटिन्यू है। इसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग में, सेवा और रक्षा के कार्यों में इस तकनीक का मानवीय एवं वित्तीय दोनों बचत संभव है। सैनिकों का युद्धाभ्यास, आई मीन जो वार की ट्रेनिंग है, कोई हथियार है, कोई उसको चलाने में, इन सब का इस्तेमाल होता है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी, आर्टिस्ट अपनी कलाकृतियाँ बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंजीनियर्स इमारतों का वास्तविक मॉडल तैयार करके क्लाइंट्स को जो रियल मॉडल है वो बना करके भेजते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है इस बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में कार, बाइक और तमाम तरह के जो व्हीकल्स हैं उनका मॉडल तैयार करने में कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके और उस मॉडल को तैयार किया जाता है। इस पैटर्न को बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी तमाम प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप जानते ही हैं, मनोरंजन में एक ऐसा क्षेत्र है, तकनीक है जो 3D मूवीज़, शो, गेम्स है, इनको सबको बनाने में वीआर का इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इन सभी फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है और डे बाय डे इट इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो इसके लिए चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और जो थोड़ा अभी लिमिटेड है। इसके उपयोग से बहुत समय से कर भी रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं जो जिनका सॉल्यूशन ढूंढना बाकी है। तो इस तरह से मैंने आपको वर्चुअल टेक्नोलॉजी के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में आज पूरा बताया। वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसके कितने तरह की होती है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सभी मैंने आपको डिस्कस किया, इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने हिंदी में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसके बारे में बताया है,
आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो फाइनली वर्चुअल रियलिटी में 75% वर्चुअल होता है और 25% रियल होता है, रियल वर्ल्ड होती है। और वर्चुअल रियलिटी के ऐप्स की बात करें तो जैसे गूगल कार्डबोर्ड है, गूगल डे ड्रीम है, यूट्यूब वीआर है, नेटफ्लिक्स वीआर है, ये सभी वर्चुअल रियलिटी ऐप्स अवेलेबल हैं। और बात करते हैं अब ऑगमेंटेड रियलिटी की। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? तो डेफिनेशन सामने आपके लिखी हुई है, द सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इसका वर्चुअल का मतलब एक उल्टा है कह लीजिए, क्योंकि इसमें 75% तो वास्तविकता होती है और 25% जो है वर्चुअल होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो वर्चुअल रियलिटी से एक कदम आगे की स्थिति है, जिसमें वर्चुअल डेटा के साथ वास्तविक डेटा, रियल वीडियोस और फोटोज का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो काल्पनिक और वास्तविकता का एक कॉम्बिनेशन है, आप कह सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी कंप्यूटर विजन पर बेस्ड रिकॉग्निशन एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसमें डिवाइस के कैमरे से रियल वर्ल्ड का साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स और दूसरे सेंसर पर बेस्ड इनपुट को एक्सेप्ट करता है, फिर उन्हें वर्चुअल दुनिया के साथ जोड़ देता है, जिससे वर्चुअल एलिमेंट्स भी रियल वर्ल्ड का ही हिस्सा लगने लगते हैं। तो ये है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। अब देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि आपने टेलीविजन पर क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, बीच बीच में आप देखते हैं स्क्रीन पर मैच स्कोर भी दिखाई देता है, जो कि लगता है कि क्रिकेट पिच के बीचों बीच में है। और मैच के साथ साथ उसमें एक बदलाव होता रहता है, साथ ही जो भी स्कोर है वो चेंज होता रहता है, साथ ही जो प्लेयर्स हैं उसी वक्त खेल रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो विजिबल ऑन द पिच ओनली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्कोर आपको मैदान में दिख रहा है वो तो वर्चुअल है, क्योंकि मैदान में तो स्कोर हो नहीं सकता, और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो लाइव हैं, वो रियल हैं। तो इस तरह आप ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का दूसरा एग्जाम्पल है पॉकमैन गो गेम से आप कर सकते हैं, जिसमें सड़क पर आप चल रहे हैं और उसी सड़क पर आपको पोकेमॉन को भी दिखाई देता है, उसी सड़क पर आपको पोकेमॉन भी दिखता है जिसे आप ने पकड़ना है। इसमें सड़क और बाकी दृश्य तो वही हैं, रियल हैं, पर वो पोकेमॉन वर्चुअल है, जो सुपर इम्पोज्ड इमेज है जो आपको नज़र आती है। इसके कई फायदे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के। नेविगेशन सिस्टम आपने सुना है और यूज़ भी किया होगा। जीपीएस सिस्टम में ऑगमेंटेड रियलिटी के इस्तेमाल से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिसमें फ़ोन कैमरा और जीपीएस की मदद से आप सड़क की लाइव पोजीशन और अपने मोबाइल कैमरे में देख सकते हैं। तो जैसे आगे आने वाली गाड़ियों का या सड़क पर हो रही हलचल और ट्रैफिक कंजेशन का पता चलता है, और आप वर्चुअल रूट मार्किंग से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो दिस इज ऑल ड्यू टू ऑगमेंटेड रियलिटी। रियल एस्टेट में इसका इस्तेमाल होता है। रियल एस्टेट में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसका जो ब्लूप्रिंट है उसका तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट इसका यूज़ करके, जिसमें जो घर बन रहा है या बिल्डिंग बन रही है उसकी डिज़ाइन जो है कस्टमर्स को पहले ही शेयर कर दिया जाता है कि इस तरह से हमारा घर है, उसका डिज़ाइन ये है, इंटीरियर ये है, एक्सटीरियर ये है, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन को चेंज किया जा सके। इसी तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी एजुकेशन में इस्तेमाल, शिक्षा के क्षेत्र में भी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसको छोड़ करके डिजिटल टेक्निक्स को आजकल आप जानते ही हैं कि वी आर सेलेक्टिंग डिजिटल टेक्निक। ऑगमेंटेड रियलिटी से एजुकेशन फील्ड में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसके द्वारा आप किसी भी टॉपिक की जानकारी के साथ साथ उससे संबंधित वर्चुअल पिक्चर और इमेजेस एंड 3D इमेजेस एज वेल एज वीडियोस भी आप देखते हैं। उससे इस विषय को समझने में आसानी होगी कि
साथ ही शिक्षा सभी उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। सभी को समझ में इसके माध्यम से बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते ही हैं, तो बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑगमेंटेड रियलिटी से संबंधित। इससे रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं, जैसे स्प्लिटर क्रिएटर्स, जिप्सी वर्ल्ड, गूगल ट्रांसलेट, कंप्लीट एनाटॉमी। ये सभी ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड ऐप्स हैं। तो इसके बाद ये डिफरेंस दिया गया है। तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि वर्चुअल रियलिटी में 75% वर्चुअल होता है और 25% रियल होता है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी में 75% रियल बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह होंगी और 25% जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनी हुई सुपर इम्पोज्ड इमेजेस होंगी। और ये सभी पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो डिफरेंस है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन से ही आने वाले टाइम में जो डिजिटल वर्क्स हैं उनको अकम्प्लिश किया जाने की उम्मीद है, और कैसे आने वाले समय में इन दोनों का इस्तेमाल करके हर फील्ड में फ़ायदा उठाया जा सकता है। It will depend upon both of these combinations, virtual reality and augmented reality. आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई, रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद मानव सभ्यता ने ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है, जिसके परिणाम हमारे सामने हैं। आज कई क्षेत्रों में अधिकतर इंसानी कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्ड मशीनें आ गई हैं। यही कारण है कि रोबोटिक अब इंजीनियरिंग की एक इंडिपेंडेंट ब्रांच बन चुकी है। अब रोबोट्स पर खूब सारे रिसर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य की तकनीक है, भविष्य की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसा टाइम आए जब आपको सुबह की चाय रोबोट के हाथों से पीनी पड़े। ऐसा जो है हम सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि रोबोटिक क्या है, रोबोटिक्स की परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो रोबोटिक जो है वो इंजीनियरिंग की एक रिसर्च ब्रांच है, आप कह सकते हैं, स्टडी ब्रांच है, जिसमें रोबोट की अवधारणा, रोबोट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका डिज़ाइन, उसका मैन्युफैक्चर, उसका ऑपरेशन, इसकी सबकी स्टडी की जाती है। और इस ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोटिक्स शब्द जो है वो रोबोट से आया है, जिसे चेक लेखक कार्ल कैपेक ने अपने नाटक RUR, रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट में परिचय करवाया था। ये नाटक 1920 में प्रकाशित हुआ था। और मेन रोबोट शब्द जो है वो रोबोटा, जो कि एक चेक शब्द है। चेक मीन्स जिसे हम CZECH स्पेलिंग है इसकी, से आया है। इसका मतलब होता है मजदूर। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रोबोटिक शब्द पहली बार प्रकाशन में इसाक आसिमोव द्वारा अपनी विज्ञान फंतासी लघु कथा लायर के द्वारा लाया गया। लेखक ने अपनी लघु कथा रन अराउंड में रोबोटिक्स के लोकप्रिय 3 सिद्धांत, जिन्हें आसिमोव 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है, भी दिया है। तो आज भी ये इसका रेफरेंस दिया जाता है कि रोबोट्स को इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, रोबोट्स को पहले नियम की अवहेलना किए बगैर इंसानों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तीसरा बताया, अन्य नियमों के अवहेलना के लिए बगैर रोबोट्स को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत पहले कुछ विद्वानों ने दी थी। और रोबोटिक का एक अर्थ ऑटोमेशन से भी है, मगर ऑटोमेशन का मतलब तो इसकी एक विशेषता है
जबकि रोबोटिक एक विस्तृत क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है रोबोटिक। आज तरह-तरह के रोबोट हमारे दुनिया में उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग तरह-तरह के वातावरण में अलग-अलग कार्य करवाने में होता है। मगर एक मिलिट्री रोबोट और मेडिकल रोबोट के निर्माण में 3 ही मेन चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ों हैं का उपयोग होता है। सभी प्रकार के रोबोट्स का निर्माण में एक प्रकार के यंत्रों और सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग, ये 3 चीज़ें ही मिलकर के किसी भी रोबोट का निर्माण हो सकता है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग। मैकेनिकल में ये होता है कि उसकी मैकेनिज्म कैसी होनी चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, साइज़ कैसा होना चाहिए। सभी रोबोट किसी खास आकार, आकृति और डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। तो इससे उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल किया जाए। जैसे पानी में तैरने के लिए आप कोई इस तरह का रोबोट तो नहीं बनाएंगे कि आप किसी हेन या कॉक की तरह बना दें, उसे आप ऑब्वियसली फिश की तरह बनाना चाहेंगे। तो उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिपेंड करता है कि किस एरिया में उसका इस्तेमाल होना है, उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसका शेप और साइज़ दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो किसी भी रोबोट को चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी चाहिए। तो उसे चलाने के लिए या तो आप फ्यूल डालें कोई, या तो उसको जो है इस पर इलेक्ट्रिक सप्लाई करें, सेल से उसका प्रयोग करें, या जो भी है जिससे उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो काम कर सकें। बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो रोबोट से किसी भी कार्य विशेष को कराने के लिए पहले उसे उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा, और तभी उस काम को करने के लिए वो कैपेबल होगा। रोबोट को किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शन आपको देने पड़ेंगे, जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा ही कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाएगा, कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है। इसका निर्णय लेने के लिए, इसका डिसीजन लेने के लिए उसको, रोबोट को आप डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आप दे सकते हैं। अब 3 तरह से रोबोट को प्रोग्राम किया जा सकता है, एक तो रिमोट कंट्रोल के थ्रू, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और एक हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर। तो रिमोट कंट्रोल में जो है कुछ कमांड की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, जिन्हें रोबोट को कंट्रोल किया जाता है। रोबोट को कंट्रोल करने के लिए आप रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उसे रिमोट कंट्रोल प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ चुके और पढ़ रहे हैं। इससे जो भी रोबोट बनाए जाते हैं वो खुद ब खुद अपने आप से सीखते हैं, अपने आप से उलझते हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, आने वाले जो ऑब्स्टेकल हैं, उससे खुद ही डिसीजन करते हैं। इनका जो कंट्रोल है वो इंसान के हाथ में नहीं होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है, कब क्या और कैसे करना है, दे शुड लर्न देमसेल्व्स। इस काम के लिए उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इनके अंदर किया जाता है। हाइब्रिड में ये दोनों चीज़ें मिला करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस तरह से 3 तरह से आपके 3 प्रकार के प्रोग्राम इसमें डाले जाते हैं रोबोट के लिए, बनाने के लिए। और रोबोटिक का जो उपयोग है वो कई जगह पर है। मिलिट्री में रोबोट्स का यूज़ किया जाता है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल रोबोट्स, कंस्ट्रक्शन रोबोट्स, उसके बाद एग्रीकल्चर रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, तरह-तरह के रोबोट्स, स्पोर्ट्स में भी रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब तमाम जगहों पर रोबोट के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर मिलिट्री की बात करें तो सैन्य कार्य जैसे परिवहन, रिसर्च, कोई बचाव कार्य है, आक्रमण जैसे कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। आजकल तो रोबोटिक सोल्जर्स की भी बात होने लगी है, और वो दिन दूर नहीं है जबकि सीमाओं पर बंदूक ताने ये रोबोटिक सैनिक ही नजर आए। भारत में इनका उपयोग किया जाता है, और दक्ष जैसे डीआरडीओ द्वारा बनाया जाने वाला सैन्य रोबोट है। इसका उपयोग बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज में आप जानते हैं कि पीछे आने वाले डिकेड से किया जा रहा है, 10 सालों से 20 सालों से इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए रोबोट्स का, रोबोटिक आर्म्स का प्रयोग किया जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री तो लगभग 50% से ज़्यादा रोबोट पर ही डिपेंडेंट हो गई है।
IBM की कीबोर्ड की प्रोडक्शन तो 2003 से ही रोबोटिक प्रणाली से संचालित हो रही है। ठीक है, मानव श्रम में कम खर्चीले और फैक्ट्रियों में तमाम रोबोट्स और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी रोबोटिक आर्म्स और रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3D प्रिंटर इसका सबसे मतलब जीता जागता उदाहरण है। 3D प्रिंटर में आप देखते हैं रोबोटिक आर्म्स कैसे प्रिंटिंग करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। इसके द्वारा नीदरलैंड देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ब्रिज बनाकर इतिहास रच दिया था। और ये सब जो है एग्रीकल्चर के कार्यों में बुआई के लिए जुताई, कटाई और खाद का छिड़काव करने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए। तो मेडिकल में आप जानते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, जो जानलेवा सर्जरीज हैं, आजकल इसमें रोबोटिक ऑपरेशन होते हैं आपकी। इसमें कैंसर से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं वो रोबोटिक सर्जरीज पर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो दीज आर वेरियस। टेनिस के खेल में मैदान में मार्किंग करने के लिए एक रोबोटिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है, और बॉल फेंकने के लिए क्रिकेट के प्लेयर्स को रोबोटिक का इस्तेमाल, रोबोट्स का इस्तेमाल किया ही जाता है। तो दीज आर वेरियस फील्ड्स वेयर रोबोटिक्स एंड रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड डे बाय डे। कुछ इसमें ऐसे किचन रोबोट्स हैं, डोमेस्टिक रोबोट है, नैनो रोबोट्स हैं। इन सब का इस्तेमाल डेली किया जा रहा है। आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं है जबकि आपको सुबह सुबह होटल्स में आप रुकेंगे तो हो सकता है आपको उठाने के लिए कोई रोबोट आए, हो सकता है आपको चाय देने के लिए, भोजन परोसने के लिए कोई रोबोट आए। इस तरह से रिसर्चेज चल रही हैं और आने वाले टाइम में ये पॉसिबल है। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स कुछ रोबोट्स के दिए गए हैं। आपका नासा मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER mission is a robotic space mission to study about the planet Mars. Sophia is a humanoid that uses artificial intelligence. सोफिया एक रोबोट है जिसको सऊदी अरबिया की नागरिकता प्राप्त है, और ये विजुअल डेटा प्रोसेसिंग, फेशियल रिकॉग्निशन एंड आल्सो इमिटेट्स ह्यूमन गेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। जो इंसानों की तरह हंस सकता है, इंसानों को इमिटेट कर सकता है, उनकी नकल कर सकता है, हाथ मिलाता है, इस तरह की चीज़ें इसमें ये ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन लाइक नेचर जिसमें होता है। तो सोफिया इज सच ए रोबोट। एक ड्रोन आप जानते हैं इज एन अननेम्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट which can be remotely controlled or can fly autonomously through software controlled flight plans in their embedded systems working in conjunction with on-board sensors and GPS और बहुत सारे सेंसर्स का उपयोग करके इसको रिमोट कंट्रोल्ड आप उड़ा सकते हैं, जिसमें कोई इंसान नहीं है, इंसान की ज़रूरत नहीं है उसमें, और इससे आप कहीं का भी फोटोग्राफ और सर्वेक्षण कर सकते हैं, बॉर्डर पर इसे भेज सकते हैं। तो इस तरह के जो रोबोट्स हैं ऑलरेडी हमारे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया कि इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है, और इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए कौन कौन सी रियलिटीज़ हैं, वर्चुअल रियलिटीज़ और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से आप इमर्सिव एक्सपीरियंस का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा एप्लीकेशन AI का रोबोटिक्स और रोबोट के फॉर्म में आपने पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया इस वीडियो में ज़रूर समझ में आया होगा, और ये और आगे आने वाली वीडियो में इसके बाद का जो पोर्शन है इमर्जिंग ट्रेंड वाले चैप्टर में क्लास 11 के लिए डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्लास 11th के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो इस चैप्टर में वो अच्छे मार्क्स ले सकें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।